था, पर फिर भी मैंने अपनी हिम्मत करके उनको मना के जैसे तैसे जॉब करने लगी। 13 साल तक तो मैंने गेस्ट फैकल्टी में जॉब करी और गेस्ट फैकल्टी में करने के साथ साथ मुझे ये था एक जॉब करनी थी, पर मेरी लाइफ में ऐसी घटनाएं घटी। 2017 में हस्बैंड का हुआ, 18 में मैंने मेरे बेटे को खोया। नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे बीच हैं मिसेस सुनंदा गावंडे वानखेड़े जी, जो पेशे से एक प्राइमरी शिक्षक हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के ऊपर चर्चा करने से पहले कुछ क्वेश्चन उनसे करना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले मैं जो है हमारे शुरुआत करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का, चाहे वो कोई भी हो, उसकी शुरुआत होती है उसके बचपन से। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो है बचपन कैसा रहा है, और उससे भी पहले मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप अपना जो है संक्षेप में पहले आप अपना जीवन परिचय बता दें जी। और उसके बाद आप अपने जो है बचपन पे चर्चा करें जी। नमस्ते, मेरा नाम है सुनंदा गावंडे वानखेड़े और मैं एक शिक्षिका हूँ, शासकीय स्कूल में पदस्थ हूँ, प्राइमरी टीचर, और एक लेखिका भी हूँ साथ में। और एक लेखिका होने के साथ साथ अपने जीवन में मैं सामाजिक कार्य में भी रुचि रखती हूँ और सामाजिक कार्य भी करती हूँ। मैं MA PG किया हुआ है मैंने ट्रिपल विषय से, MSW, MA हिंदी, MA इंग्लिश, और एक BSW कोर्स है जो सामाजिक सोशल वर्क से रिलेटेड है, वो भी मैं कर चुकी हूँ। और आगे की जो जर्नी मेरी रही है वो बचपन से शुरुआत की मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ऐसी रही है। परिस्थितियाँ ऐसी थी उस समय आप देखेंगे आज से 30 साल पहले की अगर आप देखते हैं तो उस समय ना लड़कियों को, खासकर हमारा जो कास्ट है मराठी कास्ट, क्योंकि मैं एक समाज में ही रहती हूँ जी, तो उस समय ना हमारे कास्ट में लड़कियों का पढ़ना इतना महत्व मायने नहीं रखता था। मायने ये रखता था कि लड़की को बस खाना बनाते आ जाए, घर के काम संभाल ले और 8वीं पढ़ाकर बस उसको बेसिक शिक्षा का ज्ञान हो जाए, अपना नाम लिखते आ जाए और उसकी फिर शादी करवा दी जाती थी। तो हमारा परिवार की भी थिंकिंग ऐसी ही थी कि लड़कियां है भाई, पढ़ाना नहीं है ज़्यादा। हम 2 सिस्टर थे और 3 भाई हैं मेरे, हम 5 भाई बहन हैं। तो हमारे यहाँ पर भी जॉइंट फैमिली थी। पहले मम्मी पापा मिलाकर 4 भाई हैं, एक बुआ थी। तो हम ऐसे मतलब जॉइंट फैमिली में रहते थे। घर काफ़ी छोटा था और उस समय का ऐसा था कि पापा भी मेरे जो है एजुकेशन से रिलेटेड ही थे, कादरिया कॉलेज में थे पापा मेरे। हाँ, तो उस समय इतनी तनख्वाह भी नहीं होती थी कि 5-5 बच्चों का पालन पोषण किया जा सके, पर एक था पापा को कि मुझे मेरे सभी बच्चों को शिक्षा देनी है, अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है, जो उन्होंने उनके जीवन में सपने देखे वो अचीव नहीं कर पाए थे। तो मम्मी पापा मेरे तो बहुत काफ़ी समझदार थे, मम्मी भी मेरी पढ़ी लिखी थी, तो वो भी चाहते थे कि बच्चे हमारे जीवन में आगे बढ़े, पर परिस्थितियाँ उस समय ऐसी थी कि वो अपने बच्चों को जो चाहते थे वो दे नहीं पाए। लेकिन फिर भी हमारे में वो एक कहते हैं ना, एक संबल, एक मजबूत खंबा, वो माता पिता ने हमारे लिए वो कार्य किया और वो हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट बने। माता पिता मेरे काफ़ी समझदार और एक सपोर्ट सिस्टम है मेरे माता पिता ही रहे। से आपको काफ़ी सपोर्ट मिला है जी। माता पिता मेरे काफ़ी सपोर्टेबल और पढ़े लिखे और समझदार भी थे। उस समय ऐसी पिछड़ी सोच होने के कारण भी, पर माता पिता के मेरे बहुत आगे की सोच थी। उन्होंने कभी अपने बेटों में और बेटियों में कभी फर्क नहीं किया। उस समय होता था, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे परिवारों में जो हम अधिकतर हमारे रिश्तेदारों में देखते थे तो वहाँ फर्क होता था बेटा और बेटी में, पर मेरे माता पिता ने कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया। और देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा मेरे परिवार में मैं ही पढ़ी लिखी हूँ, मेरे भाइयों में उदाहरण है, मतलब मैम कि वो जिसकी वजह से आप एक काफी अच्छी शिक्षा ले पाए हो जी। बचपन में हमारे यहाँ परिस्थितियाँ विपरीत थी, आर्थिक परिस्थिति हमारी बहुत काफी कमजोर थी। पापा की जो जॉब थी वो किसी कारण से उन्हें छोड़ना पड़ी, फिर उन्होंने भी छोटे मोटे अपने जीवन में कुछ काम की, क्योंकि परिवार तो चलाना होता है जी। बिल्कुल। फिर मम्मी भी हमारी घर से बाहर निकली। हमारी मम्मी लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा का काम किया, क्योंकि उनको था कि मेरे बच्चों को मुझे कैसा भी लोगों के यहाँ बर्तन क्यों नहीं मांजना पड़े, पर मैं सभी को पढ़ाऊंगी। तो मम्मी ने भी हमारा काम, वो हमारे लिए बहुत मेहनत की। और उसके बाद हम लोगों ने भी, मतलब मेरे भाई बहन थे वो भी बहुत समझदार थे, तो हम लोग है ना
मैं जब 6वीं कक्षा में गई तो परिस्थिति ऐसी थी उस समय, तो अभी आज के समय में आप देखो तो निशुल्क पुस्तकें मिल रही है। उस समय हम जब पढ़ते थे तो हमें पुस्तकें बाजार से खरीद के लानी पड़ती थी। बिल्कुल। तो हमारे पास एक समय था कि मैंने 6वीं कक्षा में एडमिशन लिया था और मैंने मेरे पापा की मजबूरी उनकी आंखों में देखी है कि पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने उस समय निश्चय कर लिया था कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, और जो आज मेरे पापा जिस तरीके से मजबूर है उस तरह से आने वाले समय में मैं मजबूर नहीं हूँ, और मैं मतलब ऐसा कुछ करूँ लाइफ में कि आगे कोई बच्चा भी ना मजबूर हो सके पुस्तक खरीदने के लिए। nice. फिर मैंने मतलब छुट्टियों में काम शुरू करना किया। लोगों के यहाँ गेहूं के बोरे जो होते थे, लोग गेहूं गर्मी की छुट्टियों में लोग क्या करते थे, गेहूं सुखाकर साफ करवाते थे। तो मैं भी ऐसे ही मतलब मम्मी के साथ जाती थी, और एक बोरे के उस समय हमको 20 रुपए मिलते थे जी। और हमारी किताब बड़ी मुश्किल से आती थी 150 रुपए की। अच्छा। तो हम वो गेहूं के बोरे आपको अगर ये बोले कि इस हिसाब से आपको कम से कम 4-5 बोरे अगर करना पड़ता होगा तब कहीं जाके आपके नोटबुक वगैरह की व्यवस्था हो पाती होगी। कम से कम हम लोग 8 बोरे साफ करते थे, और 8 बोरे साफ करने के बाद मुझे वो जो पैसे आते थे तो मैं उनको इतना मतलब जैसे मेरे लिए तो खजाना था वो पैसे उस समय, क्योंकि वो उन्हीं पैसों से मेरा बैग, मेरी स्कूल की किताबें, मेरे टिफिन, ये सब उसी से मैं खरीदती थी। और 12वीं तक मैंने ऐसे ही मतलब शुरुआत की। 12वीं तक मैं मतलब कंटिन्यू रखा उस काम को, और उसी काम से मेरी पढ़ाई भी पूरी हुई। माता पिता का मेरे सपोर्ट रहा, मेरे सभी भाई बहन पढ़े लिखे, उन्होंने भी जीवन में शिक्षा के लिए संघर्ष किया मेरे साथ साथ। वेरी नाइस। मीन्स जैसे कि आज हम लोग देखते हैं कि समाज में जैसे कई ऐसे पेरेंट्स हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स, काफ़ी फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, उसके बावजूद भी मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे। बट लेकिन फिर जैसे आपने बताया कि आपने खुद इतना जो है हार्ड वर्क करके जो है पढ़ाई की है, और उसका जो बेनिफिट है कि आज हम देख पा रहे हैं कि आप एक सक्सेसफुली तरीके से अपने जो है लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। सर क्या रहता है ना, आज जो फैसिलिटी माँ बाप प्रोवाइड करवा रहे बच्चे को, उनको कीमत नहीं है, उस चीज़ का एहसास नहीं है। मेन चीज होती है किसी भी चीज को पाने के लिए उसका एहसास होना जरूरी है। राइट। जब तक आपको उस चीज का एहसास ही नहीं है तो आपको कुछ भी मिल जाए, खजाना भी मिल जाए, तो वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत ही नहीं की है ना। मीन्स अगर मैं कुछ समझ पा रहा हूँ तो मतलब आपका कहने का मैसेज ये है कि चाहे वो कोई भी स्टूडेंट्स है, उसे एक वैल्यू होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स की, और उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स किस तरीके से मेहनत करके उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो उसको थोड़ा सा कदर होना चाहिए उसकी, तो वो ऑब्वियसली पढ़ाई को समझेगा भी और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा भी। जी, क्योंकि वो जब तक के उस चीज की कदर नहीं होगी उसको, तो उसे कैसे पता चलेगा, वो अपने जीवन में कुछ अचीव ही नहीं कर पाएगा। करेक्ट। ऐसा कोई संघर्ष या ऐसा कोई मैडम स्टोरी जो आपकी लाइफ में रही हो जिससे आप काफ़ी विचलित हुए हो, या कभी आपको ऐसा लगा है कि यार जैसे कि कभी हारा हुआ महसूस किया हो अपने आप को? हाँ। और अगर किया भी हो तो फिर उसके बाद में फिर उसको कैसे आपने मजबूती के साथ उसको फेस किया है और बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े हुए? सर मेरी लाइफ में तो ऐसा मोमेंट आया है, और आपने जिस तरीके से मुझसे ये क्वेश्चन किया है उससे भी ज्यादा उसको शब्दों में बयां करना भी बहुत मुश्किल है। हारा हुआ तो बहुत छोटा शब्द हो गया इस चीज के लिए, मतलब सब कुछ खत्म हो गया था, टोटली लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया था। वो ये 2018 और 17 की बात है। ये जो 2 साल रहे मेरे लिए सबसे ज्यादा संघर्षपूर्ण स्थिति के, और सबसे ज्यादा मेरे लिए मैं कहूँ तो ये 2017 और 18 मेरी लाइफ से अगर कुछ ईश्वर अगर कहता है कि तुम क्या हटाना चाहोगे तो मैं यही प्रे करूंगी कि ये जो साल था वो दोनों हट जाए, क्योंकि उस समय सर मैंने मेरे जीवन के इतने अनमोल, जहाँ पर जो महिला के लिए सारी दुनिया होते उनकी, मैंने उनको खोया है। मैंने 2017 में अपने पति को खोया, 2018 में अपने बेटे को खोया है, और वो उस दुख के आगे तो दुनिया का हर दुख बहुत छोटा लगता है मुझे। मैंने मतलब उस समय वो स्थिति मेरे लिए थी कि मेरे लिए जीने का कोई कारण ही नहीं था। कुछ अगर आपको उचित लगे तो मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये हुआ था या कुछ? जी मैं बताऊंगी। उस समय क्या था सर कि मेरी जो शादी हुई थी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी, और उस समय हमारी जो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और लड़के की पढ़ाई लिखाई मैच नहीं की जाती थी, केवल खानदान देखा जाता था। तो हमारे यहाँ पे पापा और हमारे परिवार वालों ने जहाँ शादी की थी
तो मेरे जो हस्बैंड थे कम पढ़े लिखे थे हालांकि, लेकिन परिवार अच्छा था, तो हमारे में खानदान देख के शादियाँ कर दी जाती थी, तो वही देख के की। पर उसके बाद शादी के बाद जो रहता है एक लड़की को कि एक बार माँ बाप के यहाँ से डोली में बैठी तो अर्थी में उठे, वैसी कंडीशन थी। तो मेरे हस्बैंड को ड्रिंकिंग की आदत लग गई थी, शराब नशे की। तो उस परिस्थितियों में भी मैंने काफ़ी बहुत कोशिश करी मैंने कि उनका किसी तरह नशे की लत भी छूट जाए, पर वो नहीं कंट्रोल हो पाई। मेरी कोशिशें मतलब सारी बेकार गई। तो 2017 में उन्होंने ये शराब के कारण अपने प्राण को ये कर दिया, त्याग दिया। और 17 में तो मतलब मैंने वो खोया, उनको खोया। हालांकि मेरे हस्बैंड सारी परिस्थितियों में उन्होंने साथ दिया, खड़े रहे। मैं जॉब करती थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर फिर भी वैल्यू कर दे। पर एक सबसे जो सही कहते हैं कि सर, नशा एक पूरा परिवार बर्बाद करके रख देता है। मेरा जीवन तो बर्बाद हुआ, पर एक पूरा परिवार बिखर गया इस नशे के कारण। मीन्स कहीं ना कहीं वो जो है समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है, मतलब स्वीकार करना ही होगा हमें, स्वीकार करने जैसा भी है। और आज जिन लोगों को मैं देखती हूँ तो जो मेरे संपर्क में आते हैं, तो मैं बहुत ऐसी कोशिश करती हूँ कि कम से कम इनका तो परिवार बच जाए, सुधर जाए। आज भी बहुत सारी महिलाएं पीड़ित है। जी बिल्कुल सही बोला मैडम। मैंने उसको फेस किया है सर, मैं खुद मतलब उस चीज के सामने मैंने मतलब नशे के सामने मैंने इतना कोशिश करी, लेकिन जब वो इंसान के दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाता है ना, तो कुछ नहीं दिखाई देता। वो कहते हैं ना, एक नशे वाला व्यक्ति और एक जानवर, कोई फर्क नहीं होता। मतलब सोचने समझने की क्षमता शराब हो या कोई भी नशा हो, वो इंसान की खत्म कर देती है। ड्रग्स तो ड्रग्स है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप एक पेशे से एक टीचर्स भी हैं जी। और तो जैसे कि एज ए गवर्नमेंट टीचर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको मतलब जो है वहाँ तक के पहुँचने में क्या स्ट्रगल करना पड़ा, या किस पढ़ाई को आप किस तरह से अपना समय देते थे, या किस तरीके से मतलब ये सब कुछ संभव हो पाया है? वो भी कहानी ये पहले तो जो मेरी शादी हुई थी 2009 में जी, उसके बाद से मतलब मेरी स्ट्रगल वाली लाइफ ही शुरू हो गई थी। ससुराल में काफ़ी अच्छा सपोर्ट नहीं था, सब पुराने ख्यालात और पिछड़े कि बहू बस घर का काम करना चाहिए, पढ़े लिखे तो उनके लिए कोई महत्व नहीं था। पर फिर भी मैंने अपनी हिम्मत करके उनको मना के जैसे तैसे जॉब करने लगी। 13 साल तक तो मैंने गेस्ट फैकल्टी में जॉब करी, और गेस्ट फैकल्टी में करने के साथ साथ मुझे ये था एक जॉब करनी थी। पर मेरी लाइफ में ऐसी घटनाएं घटी, 2017 में हस्बैंड का हुआ, 18 में मैंने मेरे बेटे को खोया। तो मेरे लिए तो मेरी पूरी दुनिया मेरा बेटा था। बिल्कुल करेक्ट। और उसके बाद मतलब मैंने जीवन में जीने की एक आशा जो होती है, वो आशा ही मेरी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि एक महिला के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है। बिल्कुल। और मेरा तो मेरे लिए मेरा बेटा ही मेरी सारी दुनिया था। पति जाने के बाद एक सोचा था कि बस अब जो कुछ है यही है और उसी के लिए सब कुछ करना है, पर वो भी आशा मेरी खत्म हो गई। तो उस समय मेरे लिए ऐसा था कि मुझे अब जीना ही नहीं है, जीने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी मेरी। पर फिर मैंने काफ़ी मतलब समझाया, मुझे बहुत सारे हमारे रिश्तेदार थे जो दुख में आते हैं, समझा कर चले जाते हैं, पर जब तक अपन अपने अंदर से उस दुख को निकालने की कोशिश नहीं करें जी, तो वो निकलता नहीं है। जी बिल्कुल। और जब एक माँ के लिए एक बेटे को खोने का दर्द हो, तो उस दर्द के आगे तो दुनिया के सारे दर्द बहुत छोटे हैं। समझ सकते हैं मैडम आपकी भावनाओं को। वो चीज़ तो मेरे लिए ऐसी थी कि मैं जीऊँ किसके लिए, वो समय ऐसा था। हालांकि मैंने उसके लिए मैंने सुसाइड भी करना चाहा, पर फिर वो चीज़ें मेरे दिमाग में इतनी ये हो गई थी, नहीं कुछ है, ईश्वर ने अगर मुझे बचा के रखा है तो कोई अच्छा ऐसी क्या चीज़ थी फिर मतलब जिससे आपको एक ऐसा कि उससे जीने की प्रेरणा मिली कि नहीं इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए, या ऐसा जो है कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या सोच के मतलब आपने जो है फिर वापस से स्ट्रांगली जो है आगे इसके बढ़े? पीछे जो है मुझे जीवन में फिर से खड़े करने के लिए जो मेरे जीवन में आदर्श रही है, वो मेरी मम्मी। मेरी मम्मी ने मुझे एक ही बात समझाई और एक ही बात सिखाई, आज तू रोने बैठी है, 2 लोग आएंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे। अगर तुम ऐसा कुछ करती भी हो तो 3 दिन कोई भी रोएगा, सब भूल जाएंगे, एक हादसा समझ के क्या होगा, परिवार तो खत्म हो चुका है। लेकिन जीवन में आगे बढ़ना और दूसरों को प्रेरणा देना कि जहाँ से खत्म सब हुआ है तो शुरुआत भी वहीं से हो सकती है।
बस उनकी ये बातों ने मुझे हिम्मत बनाई कि एक दो दिन रोज तू रोते बैठेगी तो कोई एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, हमेशा कोई किसी का काम छोड़कर अपने पास नहीं बैठा रहेगा। बिल्कुल इवन मम्मी ने मुझे ये भी बताया कि मैं खुद भी नहीं तेरे पास बैठ सकती हूँ सब काम छोड़ के। एक दिन आंसू पोंछेगा कोई, 2 दिन पोंछेगा, लेकिन अगर जीवन में तुझे ऐसे रोते हुए नहीं बैठना है तो खुद हिम्मत करना होगी और अपने पैरों पर खड़ा होना। और तभी से सर मेरी शुरुआत हुई एक गवर्नमेंट जॉब की, कि मुझे अब स्टेबल होना है। और मैंने उसी समय जो 2018 था उसी में मैंने बिम्स कॉलेज में एडमिशन लिया डीएड में जी। और डीएड पास करके मैंने फिर एग्जाम फाइट की, कंपटीशन एग्जाम दी और फिर मेरा सिलेक्शन भी हो गया। बस उसी हिम्मत को दिमाग में रखा कि पीछे अगर मैं देखूंगी तो मुझे केवल पछतावा मिलेगा और आगे देखूंगी तो मुझे अवसर मिलेगा। वेरी नाइस मैम। एक जैसे मुझे जानकारी है जहाँ तक कि आप एक काफ़ी अच्छी एक लेखिका भी हैं, तो लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? लिखने की प्रेरणा मुझे ऐसे मिली सर, जहाँ मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया था, मेरे लिए मतलब कुछ था नहीं, घर से बाहर मैं निकलना नहीं चाहती थी, किसी की मतलब सामना ही नहीं करना चाहती थी मैं लोगों का उस समय, क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि मेरे साथ इतना बड़ा ऐसे लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचती थी, मेरे दिमाग में वही ख्याल आते थे कि मेरा तो कुछ भी बचा नहीं और ऐसे मतलब लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे कि अरे इसका जीवन तो कोई अर्थ का ही नहीं है जी। क्योंकि उस समय हमारे समाज में वो मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है समाज की कि अकेली महिला जी सकती ही नहीं है। मेंटेलिटी आज भी है, बरकरार है कि अकेली महिला है तो मतलब जीवन कोई काम का ही नहीं है, आज भी लोग सोचते हैं ऐसा। पर उस सोच को मुझे बदलना था और ऐसे ही मतलब अपनी भावनाओं की मैं अंतर्मुखी हूँ सर, ज्यादा मतलब बोल नहीं पाती हूँ, तो उस चीजों को मैंने लिखना शुरू किया और लिखना शुरू किया तो फिर मुझे ये आया कि बस अपनी भावनाओं को और अपने जो विचारों अपनी को भावनाओं आपने कलम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया है। और वो भावनाएं मतलब मेरी मैं लिखती गई तो वो एक उपन्यास का रूप ले लिया और उसका उपन्यास भी प्रकाशित हो गया उसी साल के अंत में। वेरी नाइस। वो भी ऐसा हुआ था कि मुझे तो पता नहीं था, मैं लेखन से जुड़ी नहीं थी, हालांकि मुझे मेरा हिंदी साहित्य ही था और मुझे शुरू से हिंदी में इंटरेस्ट था, तो मैं तो ये सब चीज़ों से परिचित ही थी। पर मैं मेरी भावनाएं जब लिखते लिखते गई तो मोबाइल में ऐसा मैंने एक ये देखा था, एक उसमें ये आया कि जो पुस्तक प्रकाशित करवाते हैं उनके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जी, जहाँ पर सभी के मतलब एक एक जो कॉपी आपने लिखी है उसका फर्स्ट पेज आपको भेजना है, कोरियर करना है जी। तो मैंने भी कर दिया जी। और उसमें से ऐसा हुआ कि वो प्रतियोगिता थी कि जिसका भी सबसे अच्छा रहेगा उसकी निशुल्क पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। तो मैंने भी भेजा और कुछ ऐसा हुआ कि वहां से कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपका उपन्यास निशुल्क प्रकाशित किया जाएगा हमारी प्रकाशन की तरफ से और आप आपकी पूरी स्क्रिप्ट भेजिए। तो मैंने तुरंत तत्काल भेजी और मेरी पुस्तक बनकर आ गई। बहुत अच्छी बात है मैडम, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। और मैम इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बात को थोड़ा सा एंड ख़त्म करते हुए कि आपकी ओर से आप हमारे समाज में, सोसाइटी में, देश में युवाओं को चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के जीवन में संघर्ष तो बराबर ही होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़कों को बना बनाया या मिलता है या लड़कियों को बना बनाया मिलता है। जीवन में अपने यदि लक्ष्य को पाना है तो केवल आगे देखो, आगे तुम्हें अवसर मिलेंगे। अगर पीछे देखोगे जो कुछ हो चुका है तो पछतावे के अलावा हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो केवल आगे देखें, आगे आपके लिए भरपूर अवसर है, उन अवसरों का लाभ उठाएं और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाएं। और अपना आदर्श, अपना रोल मॉडल, अपना गुरु आप किसे मानते हैं? मेरा आदर्श, मेरा गुरु, मेरे जीवन का सब कुछ मेरी माँ है। वेरी नाइस मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो काफ़ी हमने चर्चा की है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं आशा करता हूँ कि ये आपका जो विचार है, आपका जो स्टोरी है, आपका जो संघर्ष है, हमारे साथ साथ समाज के काफ़ी युवाओं को और हर वर्ग के हर व्यक्ति को उससे प्रेरणा मिलेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो मंच है, इस पे आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ पर आपको कैसा अनुभव रहा, कैसा महसूस कर पा रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो लीड लैब का जो कार्यक्रम है एक नई पहल है बुरहानपुर के लिए और ये होना ज़रूरी भी है। जो आप लोगों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, थैंक यू। क्योंकि
देखिए अपन बड़ी बड़ी सिटियों में, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ तो स्टूडियो है और सारी चीजें अवेलेबल है, जी बिल्कुल। लेकिन जो अपना भी शहर है कोई पीछे नहीं है, ऐतिहासिक शहर है, जी ऐतिहासिक शहर है, साहित्यकारों से भरा हुआ शहर है, हर चीज में आज कमी नहीं है अपने शहर में बिल्कुल मैडम। ना। तो ये चीज की आपने पहल की है और यहाँ पर हर किसी ने अपने जीवन में संघर्ष करके ही सफलता पाई है। बिल्कुल तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है उन लोगों के लिए जिन्होंने वाकई में अपने जीवन में संघर्ष करके अपने लक्ष्य को पाया है। तो ये मैं आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए, और आप अपना कार्यक्रम ऐसे ही निरंतर चालू रखिए। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये थे मिसेस सुनंदा मैम, जिनसे कि हमने कुछ उनके जीवन के ऊपर कुछ चर्चा की और बहुत सी बातें जानने की प्रयास की। हम आशा करते हैं कि ये जो हमारा जो चर्चा है वो हर व्यक्ति के, हर क्षेत्र के लोगों के लिए कारगर और मार्गदर्शक के रूप में काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।